वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो हमारा कंपलसरी पेपर है बीएड सेकेंड बीएड फोर्थ सेम के लिए। इसके लिए हमने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था। आज सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ये यूरोपियन एजुकेशन थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, इंडिया पर उन्होंने रूल किया 150 साल। तो 150 ईयर्स उन्होंने रूल किया था इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने। और ड्यूरिंग दिस पीरियड वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर मेड गुड प्रोग्रेस थ्रू इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे इस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स जो है रूल कर रहे थे इंडिया में, इस टाइम पर वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर ने एक प्रोग्रेस जो है ली थी, अपने गुड प्रोग्रेस हुई थी उसमें जो है उनकी रनिंग में, उनके सिचुएशन में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। इसके लिए बताया गया है कि टी.एन. सिकेरा के अनुसार यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई थी, द फ्लैग फॉलोड ट्रेड एंड विद द ट्रेड केम एजुकेशन। तो यहाँ पे व्यापार के द्वारा इस देश में एक झंडा लहराया गया था और उस झंडे की सहायता से ही शिक्षा का आरंभ किया गया। देन ये फिर बताया गया है मॉडर्न एजुकेशन के भी बारे में। इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड द नॉलेज एंड ग्रेट अचीवमेंट्स बाय द यूरोपियन स्टेट शिफ्टेड द फोकस ऑफ द एजुकेशन ऑन साइंसेज एंड पॉपुलर स्टडीज दैट वर बीइंग टॉट एंड लर्नड इन द यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पे जो भी नॉलेज थी और ग्रेट अचीवमेंट्स थे यूरोपियन एजुकेशन के थ्रू, वो शिफ्ट किए जाते थे एजुकेशन साइंस पर फोकस करने के लिए और पॉपुलर स्टडीज़ के लिए। ब्रिटिश ने लेफ्ट कर दिया इंडिया 1947 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बट द एजुकेशन सिस्टम रिमेन्ड। लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो वैसे ही बना रहा जैसे ब्रिटिश में बना हुआ था। द पॉपुलर एजुकेशन स्कूल सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन, प्रोग्रेसिव लर्निंग, हायर स्टडीज़ एंड इवन द कंटेंट वॉज इनहेरिटेड। तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड थी इंडिया में। अब समझते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन थी। तो द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द पॉलिटिक्स। पूरी तरह से ब्रिटिश सिस्टम एजुकेशन का जो था वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड था। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकले ने बताया है कि एजुकेशन वाज मेन टू डेवलप अ क्लास ऑफ पर्सन्स। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हम डेवलप करें एक क्लास ऑफ पर्सन्स को, इंडियन इन द ब्लड एंड द कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तो इसमें डेवलप किया जाता था पर्सन्स को इंडिया में उनके ब्लड और कलर के थ्रू, ना कि उनके टेस्ट, ओपिनियन और मोरल्स के थ्रू। Then the British monarchy abolished company rule in 1858. Government universities exist in Bombay, Mumbai, Kolkata and Kolkata, Madras. About 2,000 students studying at the 13 government colleges in all the British India. तो यहाँ पे 2,000 स्टूडेंट जो है स्टडी करते थे 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस में। नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा और इंडियन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 19th सेंचुरी में। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ब्रिटिश एजुकेशन के। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में मेनली आ जाता है कि स्प्रेड करना इंग्लिश एजुकेशन को, जैसा कि मैकले के द्वारा बताया गया था। देन सेकेंड एम आ जाता है इसमें कि कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का कंसोलिडेशन करना, रिक्रूटमेंट करना क्लर्क्स का, प्रोपगेशन ऑफ द
इंग्लिश कल्चर का प्रोपगेशन करना, देन प्रोपगेटिंग द क्रेज ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिटर्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन कल्चर। तो ये सारे एम्स हो गए थे ब्रिटिश एजुकेशन के। देन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कैसे किया गया है मॉडर्न एजुकेशन का इंडिया में। तो इस तरह से यहाँ पे 5 फेज़ में क्लासिफिकेशन किया गया है मॉडर्न एजुकेशन का इंडिया में। फर्स्ट फेज़ आ जाता है जो चला था 1758 से लेकर 1812 तक, जिसमें 4 तरह के कैटेगराइजेशन हुए। पहला आ जाता है इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन ओरिजिनल ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट आते हैं, कंट्रोवर्सी इसमें आ जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मैकलेज मिनट जो 1835 में आया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी फर्स्ट फेज़ में आती है। इसके बाद सेकंड फेज़ आ गया, सेकंड फेज़ चला था 1813 से लेकर 1853 तक। देन थर्ड फेज़ आ गया, थर्ड फेज़ चला था 1854 से लेकर 1900 तक। इसमें जो है 3 पार्ट्स किए गए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हो गया वुड्स डिस्पैच का जो 1854 तक में आया था। उसके बाद हंटर कमीशन आया जो 1882 में आया। देन लॉर्ड कर्जन पॉलिसी आई जो 1902 में आई थी। देन नेक्स्ट कैटेगराइजेशन था फेज़ 4 का जो चला था 1901 से लेकर 1920 तक, जिसमें 2 कैटेगराइजेशन किए गए गोखलेस बिल्स जो 1911 में आया था। देन सैडलर कमीशन आया वो 1917 में आया था। फेज़ 5 आ गया, फेज़ 5 जो है 1921 से लेकर 1947 तक चला था, जिसमें 3 तरह के कैटेगराइजेशन थे। पहला था यहाँ पे हॉर्टॉज कमीशन जो 1929 में आया, बेसिक एजुकेशन जो 1937 में आई थी जिसको वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। देन सर्जेंट रिपोर्ट आई जो 1944 में आई थी। इस तरह से हर एक फेज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं एफर्ट्स ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम 1813 टू 1854। तो यहाँ पे क्या एफर्ट्स किए गए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1813 से लेकर 1854 तक, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 का। तो चार्टर एक्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द चार्टर एक्ट 1813 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चार्टर एक्ट था जो 1813 में आया था। इसको रिन्यू किया जाता था हर एक 20 साल पर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हर एक 20 साल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट को रिन्यू किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन 1813 व्हेन द कंपनी चार्टर अगेन came for the renewal in the parliament, most of the members in the parliament supported the movement by movement led by the Christian missionaries। तो इसमें जो है जब अगेन 1813 में चार्टर एक्ट आया पार्लियामेंट में रिन्यू होने के लिए, तो जितने भी लोग थे पार्लियामेंट के सदस्य थे उन सब ने जो है सपोर्ट किया इसे। एज अ रिजल्ट 3 आर्टिकल्स वर एडेड इन द चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें 3 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया था। सबसे पहला आर्टिकल था कि मिशनरीज ऑफ एनी यूरोपियन कंट्रीज, तो हर एक किसी भी जो है यूरोपियन कंट्री की जो मिशनरीज हैं विल हैव फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो इंडिया को विजिट कर सकें। देन सेकंड आया था यहाँ पे, सेकंड जो है आर्टिकल बताया गया कि इट विल नाउ बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन इन द एरियाज अंडर इट्स रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी एरियाज उसके रूल में आ रहे हैं वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करे एजुकेशन को। देन थर्ड आर्टिकल आया कि अ सम ऑफ not less than 1 lakh of rupees each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of the literature and encouragement of the learned native of the India। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हर साल जो है
सेपरेटली रखा जाता था कि उससे जो है इम्प्रूवमेंट किया जाएगा लिटरेचर का और इनकरेजमेंट किया जाएगा इंडिया की नेटिव लैंग्वेजेस का। देन यहाँ पे बताया गया है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैकलेज मिनट, 1835 में आया था। तो मैकलेज मिनट के बारे में देख लेते हैं। ये 1835 में आया। लॉर्ड मैकले ने 10 जून को 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकारों के रूप में नियुक्त होकर भारत का पदार्पण किया था। तो वहाँ पे वो जो है पद पर स्थापित किए गए थे। चूँकि मैकले जो है अंग्रेजी साहित्यकार के घोर समर्थक थे। वो जो है अंग्रेजी साहित्य को ही, लिटरेचर को ही ज़्यादा मानते थे और ओरेटर भी थे, पॉलिटिशियन भी रहे, थिंकर्स भी रहे वो। इसलिए जो है लास्ट में उनको सबसे पहले मैकले ने ही 1813 के आज्ञा पत्र पर धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया था। तो 1813 में उन्होंने आर्टिकल 43 को जो है थॉरली रीड किया था एंड अध्ययन करने के पश्चात उसको पढ़ने के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपने तर्क और अपनी जो है थिंकिंग को उन्होंने प्रेजेंट किया सबके सामने। उसके बाद उस पे तर्कपूर्ण किया गया, लेखबद्ध किया गया उनके तर्क को। उसके बाद विवरण पत्र जो है गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि लॉर्ड मैकले जो थे वो जो है एक तरह से हिस्टोरियन भी थे, लिंग्विस्टिक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, स्टेट्समैन भी थे और उन्होंने इसके रिगार्ड में सबसे पहली बार लिटरेरी फिगर को जो है एक्सप्लोर किया। देन पार्लियामेंट में अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया था। 1838 में उन्होंने ज्वाइन किया लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गवर्नर जनरल के, और उसके बाद उनके जो है थॉट्स को रिटन लिखा गया था और उसके बाद गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था कमिटी में। देन फीचर्स हम देख लेते हैं कि क्या है मैकले मिनट के। तो मैकले मिनट वॉज गिवन हिज एजुकेशन स्कीम ऑन 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 में इन्होंने अपनी एजुकेशन स्कीम दी थी। तो इस एजुकेशन स्कीम के क्या फीचर्स थे उन्हें जानते हैं। फर्स्ट फीचर्स में हो जाता है मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटरेचर। लिटरेचर का क्या मतलब है सबसे पहले उन्होंने ये बताया। तो एज पर द ऑर्डर of 1813 the literature word was used only to refer the literature of English। उन्होंने 1813 में बताया कि लिटरेचर का मतलब सिर्फ रेफर करता है इंग्लिश लिटरेचर के मीनिंग से ही, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है संस्कृत से, ना अरेबिक से, ना फिर पर्शियन से। देन सेकेंड फीचर आ जाता है मैकलेज मिनट का इंडियन स्कॉलर्स के बारे में। तो इंडियन स्कॉलर्स इज अ स्कॉलर हु हैज़ लर्न लॉकेज फिलोसफी, मिल्टन्स पोएट्री एक्सेट्रा। तो उन्होंने स्कॉलर को ऐसे डिफाइन किया कि जो लॉकेज फिलोसफी को जानते हों और मिल्टन्स पोएट्री को जानते हों। देन थर्ड आ गया इसमें कि रेपुडिएशंस ऑफ द ओरिएंटलिस्ट आइडियाज़। देन फोर्थ था फीचर मैकलेज मिनट का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने बताया। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इन्होंने, वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे नेटिव लैंग्वेज के या फिर ओल्ड लिटरेचर के इंडिया में। एज पर हिम द इंडियन लैंग्वेज वर नाइदर कंप्लीट नॉर एफिशिएंट। उनके अनुसार बताया गया कि इंडियन लैंग्वेज जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट और एफिशिएंट नहीं होती हैं। देन अकॉर्डिंग टू हिम a single shelf of a good European library was the worth of the whole native literature of the Indian and Arabic। Then फिफ्थ फीचर बताया गया मैकलेज मिनट का सपोर्ट टू इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट किया पूरी तरीके से। देन सिक्स था इसमें प्रपोजल फॉर प्रिपेयरिंग द कोड इन इंग्लिश। इस तरह से कई फीचर्स बताए गए मैकलेज मिनट के बारे में। इसके बाद एम्स आ जाते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं मैकलेज मिनट के बारे में। देन इम्पैक्ट बताया गया मैकलेज मिनट के
तो इम्पैक्ट इनका आ जाता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट था मैकलेज मिनट का डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी में, देन ब्रिंगिंग ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो इंग्लिश के एजुकेशन सिस्टम को भी ब्रिंग किया था इनकी एजुकेशन पॉलिसी में। इसके बाद मेरिट्स आ जाते हैं मैकलेज मिनट के। तो मेरिट्स में बताया गया प्रोवाइड क्लियर पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इनकी जो पॉलिसी थी एजुकेशन की वो बहुत क्लियर थी। देन डेफिनेट पर्पस था एजुकेशन का, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन फोर्थ आ जाता है मेरिट्स की, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई थी। इस तरह से डिमेरिट्स भी बताए गए हैं कुछ मैकलेज मिनट के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन 1857 टू 1847। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1857 से लेकर 1947 के बीच में। इसमें जो है वुड्स डिस्पैच आया था। तो ये पहली जो है एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1854 में आई थी। वुड्स डिस्पैच 1854 कवर्ड द इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसने इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन को कवर किया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन सभी आ जाते हैं। इट वॉज इशूड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इसको इशू किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 19 जुलाई 1954 में। Then it provided in fact a very comprehensive scheme of the British education in India. वुड्स डिस्पैच के द्वारा एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम प्रोवाइड की गई थी एजुकेशन की, जो ब्रिटिश एजुकेशन के द्वारा दी गई थी। Then there was about 25 colleges in the whole country and total enrollment in the colleges and schools was the about 40,000। तो यहाँ पे 25 कॉलेजेस थे पूरी कंट्री में और उसमें 40,000 स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व थे। वुड्स डिस्पैच का पर्पस क्या था, तो ये टीच करता था डिमांड पर सिर्फ। देन सेकंड आ जाता है कि इसमें क्रिएशन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए। देन थर्ड था पर्पस इसका कि इस्टेब्लिश किया जाए यूनिवर्सिटीज़ को। फोर्थ पेपर आ जाता है कि यूज़फुल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाए। इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रांट इन एड्स को। देन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इसमें पर्पस बनाए गए थे। देन टेस्ट फॉर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए टेस्ट यहाँ पे रखे गए थे। पब्लिक एजुकेशन पे बल दिया इन्होंने। इसके बाद प्रोविजंस आ जाते हैं। प्रोविजंस में क्या बताया गया है वुड्स डिस्पैच के, तो सर फिलिप हार्टॉज इन्होंने 1939 में समराइज किया प्रोविज़न को डिस्पैच के। तो इसमें बताया गया कि इट इम्पोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूटी ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई वो प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की थी। परहैप्स इट मोस्ट नोटेबल फीचर वॉज द एम्फेसाइजेस विच इज़ लेड ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ वो नोट डाउन करने के लिए वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करता था, और इसी में जो है मोर एक्सट्रीम फॉर्म्स को बताया गया फिल्ट्रेशन थ्योरी के। देन रिकमेंडेशन देख लेते हैं वुड्स डिस्पैच के। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन आ जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना। द एम्स ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करना। कोर्सेज ऑफ स्टडी बताया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि नेटिव लैंग्वेज को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा गया, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश भी किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशन, तो रेगुलर इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश कराया गया इसमें, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। ग्रांट इन एड सिस्टम था इसमें। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के भी बारे में बताया गया इसमें, जिसमें टीचर्स को पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता था। जो भी टीचर्स वहाँ पे इंग्लैंड में अवेलेबल थे। एजुकेशन ऑफ वुमेन की एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे। मुस्लिम एजुकेशन के लिए बताया गया। वोकेशनल एजुकेशन भी इसी में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट
पे आते हैं तो नेक्स्ट कमीशन है हमारा हंटर कमीशन। Lord Ripon appointed the first Indian Education Commission on 3rd February 1882। तो लॉर्ड रिपन को फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन के तौर पे अपॉइंट किया गया था 1882 में। फिर सर विलियम हंटर अ मेंबर ऑफ द वेस्टर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इसके बाद सर विलियम हंटर को इस कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। द कमीशन वॉज पॉपुलरली नोन एज हंटर कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन। तो इसके चेयरमैन के नाम पे ही इसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। बिसाइड्स द चेयरमैन द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द 20 अदर मेंबर्स। चेयरमैन को छोड़कर यहाँ पे 20 अदर मेंबर्स होते थे। अमंग द इंडियन मेंबर्स वर सैयद महमूद और भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस एंड के टी तिलंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और एम्स बताए गए हंटर कमीशन के, जिसमें बताया गया कि पहला ऑब्जेक्टिव या एम हो जाता था टू इंक्वायर इनटू द मैनर इन विच इफेक्ट हैड बीन गिवन टू द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्पैच ऑफ 1854। तो यहाँ पे वुड्स डिस्पैच के इफेक्ट के बारे में बात की गई। इसके बाद सेकंड था टू एसेस द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन की पोजीशन को एसेस किया गया इंडिया में। देन थर्ड एम हो गया टू इंक्वायर into the position of the state institution. Then fourth था to evaluate the work of the missionaries in the field of education। missionaries के work को evaluate करना इनका ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में क्या रिकमेंडेशन दी गई हंटर कमीशन के द्वारा। तो इसमें पहली रिकमेंडेशन आ जाती है पॉलिसी के बेसिस पे, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की पॉलिसीज़ पे बात की गई। देन नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया। देन थर्ड आ गया इसमें इनकरेजमेंट ऑफ द इंडिजीनियस स्कूल्स। देन फोर्थ था इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि कैसी स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसा फर्नीचर हो वहाँ पे, कौन सी टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाए, कैसे मेथड्स को यूज़ किया जाए। देन फिफ्थ यहाँ पे हो गया ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देन सिक्स रिकमेंडेशन था फिनेंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन पर क्या हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। तो पहली रिकमेंडेशन आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में इसमें बताया गया। देन सेकंड थी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स में इसमें बताया गया, जिसमें से दो पार्ट में कोर्सेज को डिवाइड किया गया था सेकेंडरी स्टेज पे। पहला था ए कोर्स और दूसरा था बी कोर्स। देन फोर्थ पे आते हैं हम, तो लॉर्ड कर्जन पॉलिसी आ गई थी 1902 में। लॉर्ड कर्जन केम टू इंडिया इन अ वेरी क्रूशल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। लॉर्ड कर्जन जब इंडिया आए तो वो बहुत ही क्रूशल पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो है बिगनिंग थी 20th सेंचुरी की। प्राइमरी एजुकेशन वॉज इन अ वेरी बैड शेप। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो बहुत ही बैड शेप में थी। बट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, इन 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किया गया तो एक स्प्रिट आई एजुकेशन की फील्ड में इंडिया में। Then several national leaders like B.J. Tilak, Annie Besant, C.R. Das, Dadabhai Nauroji, Gokhale had emerged and helped in the revival of the spirit of nationalism। तो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी इसमें इन लोगों ने बहुत हेल्प की थी। लॉर्ड कर्जन कॉल्ड द यूनिवर्सिटीज कमीशन इन 1902 under the leadership of the Thomas Raleigh, a law member of the Executive Council of Viceroy
देन रिकमेंडेशंस बताई गई लॉर्ड कर्जन पॉलिसी की। तो इसमें टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया गया। देन थर्ड था अदर लैंग्वेजेस। फोर्थ आ गया एग्जामिनेशन के बारे में इसमें बताया गया। पॉलिसी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो पॉलिसी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में लिबरल ग्रांट इन एड बताया गया था। अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के बारे में बताया गया। इम्प्रूवमेंट किया गया टीचर्स की सैलरी में, रिफॉर्म किया गया है करिकुलम को। मेथड्स ऑफ टीचिंग के भी बारे में इसमें बताया गया। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे मूवमेंट फॉर कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया। तो कंपलसरी एजुकेशन के लिए क्या मूवमेंट किया गया था इंडिया में, इसमें पहला मूवमेंट आ जाता है गोखले बिल्स के द्वारा। तो गोखले बिल आया था बिगनिंग में ही 20th सेंचुरी के टाइम पर at the Calcutta Conference of the Congress in 1906. Annie Besant declared that throughout the country a nation education should be organized. तो एनी बेसेंट ने कलकत्ता के ही एक कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में बताया 1906 में कि एक नेशनल एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे एंड द एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक एक्टिव मेंबर भी थे वो इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905। तो उनको प्रेसिडेंट के तौर पर जो है इलेक्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में। गोखलेज बिकेम a non-official member of the British Imperial लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1902। 1902 में उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिया गया था ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इसके बाद गोखले ने बताया कि वो बिलीव करते थे एन इलिटरेट एंड इग्नोरेंट नेशन कैन नेवर मेक एनी सॉलिड प्रोग्रेस। तो उनका ये मानना था कि एक अशिक्षित और इग्नोरेंट नेशन जो है वो कभी भी एक सॉलिड प्रोग्रेस को नहीं बना सकता है। मस्ट फॉल बैक इन द रेस ऑफ लाइफ, वो हमेशा पीछे ही पीछे रह जाएगा ज़िंदगी की रेस में। Then Gokhale's introduced a private bill to provide for the gradual introduction of the principle of compulsion into the elementary education system of the country on 16 मार्च 1911। तो गोखले ने एक प्राइवेट बिल पास किया था जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को 16 मार्च 1911 में। दिस बिल वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया था एंड स्ट्रांगली अपोज्ड, स्ट्रांगली इसको अपोज भी किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड वॉज डिफीटेड बाय द 38 टू 13 वोट्स। तो 38 टू 13 वोट्स में इसको जो है डिफीट भी किया गया था पार्लियामेंट में। देन गोखलेज रेजोल्यूशन 1910 की बात करते हैं। तो डिफीट होने के बाद में गोखलेज रेजोल्यूशन आया 1910 में। गोखलेज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड हिज प्रपोजल फॉर द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। तब इन्होंने ये प्रपोजल जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में रखा। एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल गोखले पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन 1910। तो इन्होंने ये प्रपोज़ल जो है 1910 में रखा था, जिसमें कई सारे रेज़ोल्यूशन बताए गए कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी इन द एरिया वेयर 35% ऑफ बॉयज़ आर रिसीविंग एजुकेशन। जहाँ पे 35% बॉयज़ ही रिसीव कर रहे होंगे एजुकेशन को, वहाँ पे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की जाए, प्राइमरी एजुकेशन जो है। देन सेकंड इन्होंने बताया रेज़ोल्यूशन में कि दिस प्रोविजन शुड अप्लाई एज एट द एज ऑफ 6 to 10 ईयर। 6 to 10 ईयर के बच्चों पे ही ये प्रोविज़न जो है अप्लाई किया जाए। इस तरह से इन्होंने अपने रेज़ोल्यूशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। इसके बाद गोखलेज बिल ऑफ 1911 आया, जिसमें गोखले वॉज अवेयर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो है गोखले गवर्नमेंट के इंटेंशन से अवेयर हो चुके थे। ही मेड फर्दर अटेम्प्ट, उन्होंने फर्दर फिर अटेम्प्ट किया
to draw the attention of the people in India as well as England toward the condition of the education, ताकि वो attention पा सके इंडिया के पीपल्स की भी और इंग्लैंड के भी पीपल्स की कि वो जो है एजुकेशन की कंडीशन को बेटर बना रहे हैं. On 16th March 1911, Gokhale presented a bill in the Legislative Council to make a stronger fight against the government. फिर इन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि इसमें जो है उनका सपोर्ट किया जाए. देन इम्पॉर्टेंट क्लॉज दिए गए हैं यहाँ पे बिल के बारे में. इम्पैक्ट फिर बताया गया है गोखलेस बिल का प्राइमरी एजुकेशन पे. देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सैडलर कमीशन. सैडलर कमीशन आया था 1917 में. The resolution of the Educational Policy 1913 has recommended that a university should be established for the each province. The teaching activities of the universities should be encouraged and that the colleges located in the municipal towns should be developed into teaching universities in due courses. तो इस तरह से सैडलर कमीशन जो था उसकी शुरुआत की गई थी 1917 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज सैडलर. इसको ही सैडलर के नाम से जाना गया. द वाइस चांसलर ऑफ द लीड्स यूनिवर्सिटी, ये ही वाइस चांसलर थे लीड्स यूनिवर्सिटी के. द कमीशन विजिटेड ऑल यूनिवर्सिटी सेंटर्स एंड आफ्टर 17th मंथ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 13 वैल्यूज़. तो इस कमीशन ने विज़िट किया था हर एक यूनिवर्सिटी सेंटर को और इसके बाद 17 महीने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जो 13 वैल्यूज़ में डिफ़ाइन की गई थी. इसके बाद रिकमेंडेशंस यहाँ पे बताई गई हैं सैडलर कमीशन के बारे में. तो इन्होंने रिकमेंडेशन की रिलेटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में. इसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन इनकी आई रिलेटेड टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्योंकि इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन किया, उसको एक्सप्लोर किया. देन आते हैं नेक्स्ट पर. तो ये हॉर्टॉज कमेटी है हमारी जो आई थी 1929 को. व्हेन द पॉलिटिकल मूवमेंट वाज एट इट्स क्लाइमैक्स. तो जब भी पॉलिटिकल क्लाइमैक्स आया यहाँ पे द नेशनल लीडरशिप वाज ट्राइंग हार्ड टू इन्वॉल्व अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच कुड सूट द नीड ऑफ द कंट्री. तो ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी जो हमारी कंट्री की नीड को फुलफ़िल कर सके. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 कुड हार्डली सेटिस्फाई दोज हु आर प्रेसिंग द गवर्नमेंट फॉर मोर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1993 उसने हार्डली जो है सेटिस्फाइड किया गवर्नमेंट की नीड्स को एंड हेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू दो ऑफ रिवाइविंग द thought for reviving the matters by appointing another commission. यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का थॉट था कि किसी और कमीशन को जो है अपॉइंट कर दिया जाए एज अ चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. तो सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन किसी और जो है कमीशन के लिए. द साइमन कमीशन अपॉइंटेड एन auxiliary committee to inquire into the various aspects of the Indian education under the chairmanship of Sir Philip Hartos. The Hartos Committee focused its attention on the primary education, secondary education and higher education. तो हार्टॉस जो कमिटी थी उसने जो है फोकस किया प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे. रिकमेंडेशंस ऑन प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो क्या रिकमेंडेशंस थी इसमें डिफेक्ट किया गया प्राइमरी एजुकेशन के बारे में. देन रिकमेंडेशंस दी गई इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे कि प्लानिंग टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी. देन क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए भी इसमें जो है रिकमेंडेशन दी गई उसके इम्प्रूवमेंट के लिए. ड्यूरेशन के बारे में इसमें बात की गई कि प्राइमरी कोर्स जो है वो 4 इयर्स की ड्यूरेशन के लिए ही मिनिमम होना चाहिए. देन टाइम टेबल बताया गया. करिकुलम के बारे में बात की गई. स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के बारे में बताया गया. इसके बाद इसी तरह से ये रिकमेंडेशंस हो गई प्राइमरी एजुकेशन के लिए हार्टॉस कमेटी की. देन नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशंस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी डिफेक्ट
इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या डिफेक्ट्स थे, जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे टीचिंग की जाती थी और फेल्योर्स के बारे में इसमें बताया गया। देन इम्प्रूवमेंट क्या किया गया रिकमेंडेशन के द्वारा कि इसमें जो है डाइवर्टिंग पीपल्स को नॉन लिटरेसी परसूट्स के बारे में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। देन इम्प्रूवमेंट किया गया ट्रेनिंग और सर्विस कंडीशन को सेकेंडरी टीचर्स के। देन आ जाता है रिकमेंडेशंस ऑन हायर एजुकेशन। तो हार्टॉज कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन के लिए, तो इसमें डिफेक्ट क्या थे हायर एजुकेशन में, लो स्टैंडर्ड था, फेल्योर टू अचीव पर्पस को अचीव करने में फेल्योर होते थे बच्चे, ओवर क्राउडिंग था, देन निगलेक्ट ऑफ द ऑनर्स कोर्सेज को निगलेक्ट किया जाता था, इनएडिक्वेट लाइब्रेरीज थी, अनहेल्दी कंपटीशन था यहाँ पे। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन की गई, तो यूनिटरी एज वेल एज टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, प्रोविज़न फॉर द ऑनर कोर्सेज के लिए प्रोविज़न दिए गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, देन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेसिक एजुकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेसिक एजुकेशन 1937 पे आया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम इनटू फोर्स इन 1937। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 वो लागू कब हुआ, 1937 पे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वॉज फॉर्म्ड इन 7 प्रोविंस इन इंडिया। तो यहाँ पे 7 प्रोविंस पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी। प्रायर टू दिस कांग्रेस हैड बीन स्ट्रांगली प्लेड फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन। तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन में मेन फोकस किया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पर। गांधी जी वॉज द लीडिंग फिगर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड ही केम फॉरवर्ड टू मीट द सिचुएशन। तो गांधी जी को एज अ लीडर माना जाता है इंडियन फिगर में। देन गांधी जी वॉज फुल्ली कन्वर्जेंट विद द deplorable condition of the education in the land. For improving the condition, he advocated a scheme of the primary education based on the Indian traditional culture through the medium of mother tongue. तो इसको एडवोकेट करने के लिए गांधी जी ने एक स्कीम दी थी प्राइमरी एजुकेशन की, जो पूरी तरह से बेस्ड थी इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर पर, और इसमें जो है जो भी टीचिंग की जाती थी वो मीडियम ऑफ मदर टंग के रूप में ही की जाती थी। देन कांग्रेस वॉज कमिटेड टू बोथ प्रोहिबिशन एंड कंपल्सन। कांग्रेस ने कमिट किया प्रोहिबिशन और कंपल्सन दोनों के लिए ही। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन कुड बी गिवन to every child if the process of schooling could be made self-supporting by imparting education through a useful and productive craft। तो इस तरह से बताया गया कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में प्रोवाइड करना है। गांधी जी ने एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यूज़ को एजुकेशन के लिए। तो इसमें एक आर्टिकल था हरिजन का जो 31 जून 1937 में आया था, विच लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। देन इसको बाद में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। द व्यूज़ ऑफ गांधी जी क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज इन द अकेडमिक सर्कल। तो अकेडमिक सर्कल में मतभेद होने लगे थे गांधी जी के व्यूज़ से। फाइनली गांधी जी प्लेस्ड हिज बेसिक एजुकेशन सिस्टम टू द नेशन इन द वर्धा कॉन्फ्रेंस इन 1937। तो वर्धा कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था 1937 में। वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। तो वर्धा एजुकेशन स्कीम ऑफ एजुकेशन डिराइव्स its name from the education conference of national workers held in वर्धा। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल वर्कर्स की वर्धा में, इसी से इसका नाम हो गया वर्धा स्कीम या वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रेसिडेंटशिप जो थी वो महात्मा गांधी के हाथों में थी। द स्कीम इज़ ऑल्सो नोन, इसको
और भी नामों से जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन भी इसको कहते हैं, या बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। द स्कीम इज़ द आउटकम ऑफ द फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। ये जो स्कीम थी वो गांधी जी की फिलॉसफी पे ही पूरी तरह से बेस्ड थी। इट वाज गिवन डेफिनेट by the committee under the chairmanship of Dr. Zakir Hussain, who later on became the president of India। तो इसको जो डेफिनेट शेप दिया गया कमिटी में, वो चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया, जो बाद में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्पज proposed new scheme of the education, and all India education conference was held in the Wardha on 22 and 23rd अक्टूबर 1937। तो एक और कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हर एक पर्पस को डिस्कस किया गया था, जो 22 से 23 अक्टूबर को रखी गई थी 1937 में। देन गांधी जी हिमसेल्फ प्रिसाइडेड ओवर इट। इसमें जो है 4 रेजोल्यूशन भी लाए गए थे, जिसमें से पहला रेजोल्यूशन था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए नेशन वाइड स्केल पर। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग होनी चाहिए। देन थर्ड था रेजोल्यूशन कि इसमें जो है that the process of education through this period should center around some form of the manual productive work suitable for the local conditions। Then fourth resolution इसमें आ गया that the conference expect that the system of education will be gradually able to cover the रेमुनरेशन ऑफ द टीचर्स। ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस स्कीम का, तो उसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी फाउंड द मेन डिफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज। तो गांधी जी ने बताया कि आई एम फुल्ली convinced that the present system of education is not only wasteful but positively harmful। उन्होंने बताया जो एजुकेशन का प्रेजेंटली सिस्टम है वो पूरी तरह से हार्मफुल है, वेस्टफुल है। दे वुड पिक अप एविल हैबिट्स, यहाँ पे हमारी बुरी आदतें लग जाती हैं। और इंग्लिश हैज़ क्रिएटेड अ परमानेंट बार बिटवीन द हाईली एजुकेटेड फ्यू एंड अनएजुकेटेड मैनी। तो इंग्लिश के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट होते जा रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो अशिक्षित लोग थे उनके बीच में। ही फर्दर सेड, उन्होंने बाद में फिर बताया, लेट अस नाउ carry, cry a halt and concentrate on educating the child properly through manual work, not as a side activity, but a prime means of the intellectual activity। तो गांधी जी का कहना था कि हम बच्चों को ऐसे नहीं सिखाएं कि ये हमारा एक साइड वर्क है, बल्कि इनको प्राइम मीन्स के द्वारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है सिखाई जाएं। द स्कीम वॉज द आउटकम ऑफ द साउंड थिंकिंग ऑफ गांधी जी। तो ये जो स्कीम थी वो साउंड थिंकिंग ऑफ गांधी जी के विचारों पे ही बेस्ड थी। ही कंसीडर्ड एजुकेशन एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। तो गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन ही एकमात्र साधन है जिससे हम अपने नेशन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी, तो कैसे अपॉइंट किया गया इस कमिटी को, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन जाकिर हुसैन कमिटी के बारे में बात की गई है। तो इसमें जाकिर हुसैन जो थे वो द कमिटी कंसिस्ट ऑफ द 9 मेंबर्स, इसमें 9 मेंबर्स थे। अमंग दोज हु सर्व्ड इन द कमिटी, प्रोफेसर के जी Sagidan's name is prominent, and other members including the Arya Nayakam and Vinoba Bhave, Kaka Kalelkar, J.C. Karnappa, Kisori Lal, and Professor K.T. Shah, etc. Then committee was appointed to prepare a detailed education plan syllabus। तो कमिटी को प्रिपेयर अपॉइंट किया गया था कि इसमें प्रिपेयर किया जाए एक डिटेल्ड एजुकेशन प्लान को। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन इन दिसंबर में 1937 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। देन सेकेंड रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो अप्रैल 1938 में की गई थी। फर्स्ट रिपोर्ट जो थी बेसिक एजुकेशन की,
उसमें बताया गया कि इंक्लूड होता है इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इट्स एम टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग्स, organization of schools, administration, inspection, inclusion of the craft centered education regarding the handicraft like spinning, weaving, etc. द सेकेंड पार्ट जो था वो डील करता था एग्रीकल्चर से, मेटल वर्क से और वुड क्राफ्ट से। देन फीचर्स बताए गए हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के, तो इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। गांधी जी ने बताया कि हर एक बॉय या हर एक गर्ल्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए जब तक उनकी एज 7 to 14 ईयर्स हो या 6 to 14 ईयर्स हो। देन एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि जो एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए वो क्राफ्ट के थ्रू मिलनी चाहिए। देन थर्ड था इसमें कि सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ स्कीम, तो सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट थे इस एजुकेशन के। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई, तो मदर टंग को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया इसमें। आइडल्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, फ्लेक्सिबल करिकुलम और फ्री इन्वायरमेंट पे जोर दिया गया। देन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो और कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं बेसिक एजुकेशन के। इसके बाद प्रिंसिपल्स हैं बेसिक एजुकेशन के। देन मेरिट्स हैं ये बेसिक एजुकेशन के बारे में, जिसमें बेसिक एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है, एक्टिविटी सेंटर रहती है ये, और ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है बेसिक एजुकेशन। इसमें हर एक बच्चे को शामिल किया गया था प्राइमरी एजुकेशन में। देन बेसिक एजुकेशन जो है वो कल्चर और सोशल हेरिटेज की ही लैंड पे बेस्ड होती है। इसमें ट्रूली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर एक बच्चे को। बेसिक एजुकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है डेजिग्निटी ऑफ लेबर को। देन इसमें जो है इम्पोर्टेंस दी गई थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर मदर टंग को। देन डिमेरिट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है सार्जेंट रिपोर्ट, जो 1944 में आया था। The report of the various committees and commissions suggested significant educational reforms in regarded to the national development। तो हर एक कमिटी या हर एक कमीशन ने कुछ कुछ सुझाव दिए थे जो नेशनल डेवलपमेंट से रिलेट करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913 was followed by the Sadler Commission's report of 1917 and the Hartos Committee of 1929, then by the Vardha Scheme 1937. Keeping in the view the reforms suggested by all these reports, the British government had begun to understand the seriousness of the situation in the area of education। तो इसमें गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया था जो भी सिचुएशन थी एजुकेशन की। Then, so it is advised, सर जॉन सरगेंट द एजुकेशनल एडवाइज़र जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, टू प्रिपेयर द कॉम्प्रहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन को प्रिपेयर किया एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में। तो फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, कैसे सरगेंट कमिटी का फॉर्मेशन किया गया है, इसमें 22 मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं और इसको सबमिट किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, CABE, 1944 में। देन प्रपोजल ऑफ कमिटी, तो क्या क्या प्रपोजल्स थे वो यहाँ पे बताए गए हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चे को देनी चाहिए 3 years to 6 year के ड्यूरेशन में। देन जूनियर एजुकेशन जो है वो 6 to 11 year की इसमें मिलनी चाहिए, और सीनियर बेसिक एजुकेशन जो है वो 11 to 14 year के बेसिस पे मिलनी चाहिए। हाई स्कूल जो है उसके लिए टाइम पीरियड बताया गया 6 year का, 11 to 17 years। देन रिकमेंडेशंस यहाँ पे आ गई सरगेंट रिपोर्ट की, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई हैं। उसके बाद बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस बताई गई हैं। देन लास्टली हाई स्कूल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं। लास्टली है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसमें डिफेक्ट्स बताए गए हैं और इम्प्रूवमेंट बताया गया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए।
फिर लास्ट आ जाता है इसमें टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हायर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के बारे में बताया गया है, लोअर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स और स्किल्ड मैन क्राफ्टमैन के बारे में बताया गया है। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की।